Hello students, today I will teach you a poem My Heaven, which is also named as Where the Mind is Without Fear by a Bengali poet and Nobel laureate Rabindranath Tagore. This poem is extracted from Gitanjali. So students, let's start. My Heaven, where the mind is without fear by Rabindranath Tagore. Yes students, we have two titles here. First is My Heaven. Second is Where the Mind is Without Fear. The titles are different but the poem is same. As the poem from this title My Heaven is prescribed in UP Board 12th class. Second title Where the Mind is Without Fear. This is prescribed for college students in different universities. So students, no need of being confused. Confused होने की need नहीं है. Poem same है, title different है. Before doing the poem, we should know about the poet in brief. About the poet. Famous as painter, poet, writer and composer. रविन्द्रनाथ टैगोर एक फेमस पेंटर, राइटर एंड कंपोजर थे. उन्होंने बंगाली लिटरेचर में और म्यूजिक में महान कंट्रीब्यूशन किया था. सेकेंड पॉइंट, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 फॉर गीतांजलि. इन्हें इनके पॉपुलर वर्क गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था. ही रोट गीतांजलि इन 1910. गीतांजलि इन्होंने कब लिखा था? इन 1910 इन बंगाली लैंग्वेज. द वर्ड गीतांजलि मीन्स सॉन्ग ऑफरिंग्स. What it means? Song offerings. Which was offered to God. It means it was written for the devotion of God. ये किसके लिए लिखा है? For the devotion of God. He himself translated it in English language. इसे बंगाली लैंग्वेज में लिखा था और पोएट ने खुद ही इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया. इट वॉज द कलेक्शन ऑफ 100 पोएम्स इन 103 पोएम्स. सॉरी स्टूडेंट्स, 103 पोएम्स इन इंग्लिश ट्रांसलेशन. दिस वर्क बिकेम वेरी पॉपुलर. गीतांजलि ये जो वर्क है इनका, ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ. थर्ड पॉइंट अबाउट ऑफ हिम, कॉल्ड एज गुरुदेव. महात्मा गांधी जी ने इन्हें सबसे पहले गुरुदेव शब्द की उपाधि दिया था. एंड द बार्ड ऑफ बंगाल, इन्हें द बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा गया है. बार्ड मीन्स पोएट. बार्ड का मतलब है पोएट, मीन्स पोएट ऑफ बंगाल. इन्हें बंगाल का पोएट कहा गया है. फोर्थ पॉइंट, राइटर ऑफ टू नेशनल एंथम्स, इंडियाज जनगणमन एंड बांग्लादेश आमा सोनार बांग्ला. इन्होंने दो नेशनल एंथम लिखे हैं, एक इंडिया का और दूसरा बांग्लादेश का. टैगोर स्टैब्लिश्ड शांति निकेतन इन 1910. शांति निकेतन की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1910 में. काबुलीवाला इज हिज फेमस स्टोरी. इनकी फेमस स्टोरी है काबुलीवाला. आप में से कई स्टूडेंट्स ने इसे पढ़ा भी होगा. सो दिस वॉज ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर. अबाउट द पोएम, व्हेन द पोएट रोट गीतांजलि, जब पोएट ने गीतांजलि लिखी थी, दैट वॉज द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सो हियर द पोएट प्रेज टू गॉड that Indian should be fearless, respectable
and free in thinking. पोएम शुरू करते हैं. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from depth of truth, where the mind is without fear. पोएट कहते हैं कि एक ऐसा कंट्री हो, इंडिया एक ऐसा कंट्री हो जहाँ पर क्या हो, द माइंड मीन्स थिंकिंग, विदाउट फियर, जहाँ पर चिंतन भय मुक्त हो, जहाँ पर लोग फियरलेस होकर सोच सकें. वेयर पीपल विल थिंक फ्रीली, ही इमेजिन्स सच टाइप ऑफ कंट्री. तो यहाँ पर पोएट एक ऐसे कंट्री को इमेजिन करते हैं जो कि फियरलेस हो, जहाँ पर लोग फ्रीली सोच सकें बिना किसी बाउंडेशन के. एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और वहाँ के लोगों का मस्तक सम्मान के साथ ऊंचा उठा रहे. हेड इज हेल्ड हाई, सम्मान के साथ, सम्मान से उनका मस्तक ऊंचा उठा रहे. दे विल हैव द फीलिंग ऑफ सेल्फ प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट. तो इनमें क्या हो, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ प्राइड की फीलिंग्स हो. नेक्स्ट इमेजिनेशन. और पोएट कौन सी परिकल्पना करता है अपने लैंड के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो. There should not be any foundation and restrictions to get knowledge without seeing caste, creed and richness. ऐसा नहीं है कि कोई रिच है, अच्छी कास्ट का है, सेम रिलीजियन का है तो उसे नॉलेज पाने का हक है. नहीं, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो, वहाँ पर कोई बाउंड्री ना हो, रेस्ट्रिक्शन ना हो, ऐसे कंट्री की परिकल्पना पोएट करता है. पोएट इमेजिन्स सच टाइप ऑफ कंट्री वेयर देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शंस. नेक्स्ट लाइन. वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है. दिस वर्ड इज वर्ल्ड, नॉट वर्ड. क्या है ये? वर्ल्ड, WORLD. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन. और एक ऐसे लैंड के लिए पोएट इमेजिन करते हैं जो कि टुकड़े टुकड़े में विभाजित ना हो. क्या है यहाँ पे? वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. फ्रैगमेंट्स मीन्स पीसेस. तो जहाँ पर उनकी कंट्री यानी हमारी कंट्री इंडिया टुकड़े टुकड़े में बिल्कुल बटी ना हो. और कैसे पोएट ने इस चीज़ को आगे और भी क्लियर कर दिया है नेक्स्ट लाइन में. देखते हैं नेक्स्ट लाइन में कि किस रूप में ये टुकड़े टुकड़े में ना बटा हुआ हो. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स लोग नैरो मीन्स संकीर्ण, डोमेस्टिक वॉल्स लोग संकीर्ण मानसिकता रूपी दीवार के कारण बटे नहीं होंगे. हियर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यहाँ पर जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है तो हियर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स आर दी सिंबल ऑफ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, क्लास, स्टेटस एंड लैंग्वेज. तो जो ये बंटवारा है आपस में, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, क्लास को लेकर हो, स्टेटस को लेकर हो, लैंग्वेज को लेकर हो, ये सारी क्या है? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू सी द डिविजन ऑफ वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर color, caste and creed, which is observed by him all around of the world and all around of the places where he lives, wherever he observed. Next line, line number 5. Where words come out from the depth of truth. Where, जहाँ पर words means शब्द,
यानी बातें, स्टेटमेंट, कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। एक ऐसा वर्ल्ड हो जहाँ पर सभी सत्य बोलें, वहाँ झूठ का रंच मात्र भी ना हो। देयर लाइफ शुड बी फुली बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। व्हाट शुड बी देयर? ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। तो उनका जीवन सत्य और ईमानदारी पर निर्भर हो। एक ऐसे कंट्री की परिकल्पना पोएट करता है जहाँ पर बिल्कुल नैरो माइंडेड ना हो लोग, एक दूसरे के प्रति छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ऐसी थिंकिंग ना रखते हों। Where tireless striving stretches its arm towards perfection। अब पोएट क्या कहता है? Where tireless means without exhausted, बिना थके हुए, स्ट्राइविंग संघर्ष करना, फाइट करना, स्ट्रेचेस फैलाना, इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। एक ऐसा वर्ल्ड हो जहाँ लोग बिना थके हुए, विदाउट बीइंग टायर्ड, बिना थके हुए अपने लक्ष्य को किधर की ओर प्राप्त करें? पूर्णता के साथ प्राप्त करें। इट मीन्स द पोएट सेज दैट इन सच टाइप ऑफ कंट्री पीपल विल अटेन परफेक्शन। और कैसे परफेक्शन पाना है? विदाउट बीइंग टायर्ड। दे विल बी सो एनर्जेटिक दैट दे विल ऑलवेज स्ट्रेच देयर आर्म्स फॉर फेसिंग हार्डशिप्स। यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टैंजा है और यहाँ से ये सेकेंड स्टैंजा है पोएम का। सो हाउ विल यू राइट डाउन? रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन भी आता है, मीन्स संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आता है। तो आप कैसे लिखेंगे? हाउ विल यू राइट डाउन? आई हैव टोल्ड इन द अर्लियर वीडियोज़, पहले के वीडियोज़ में मैंने रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट लिखना भी बताया है कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं। बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं आपको ओरल बता रही हूँ। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, एट फर्स्ट यू विल राइट डाउन दी हेडिंग। आप पॉइंट डालेंगे रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट और उसमें क्या लिखना है वो मैं बता रही हूँ। दिस स्टैंजा हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम दी पोएम। कि ये स्टैंजा कौन सी पोएम से लिखी गई है? अगर आपके सिलेबस में ये माई हेवन नाम से है देन यू विल राइट डाउन हियर माई हेवन। इफ़ योर पोएम इज बाय द नेम ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो आप उसी पोएम का नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन यू विल राइट डाउन लाइक दिस कि दिस स्टैंजा हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम द पोएम माई हेवन composed by a great poet and Nobel laureate रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपका क्या है? रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। हाउ विल यू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा? फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। दिस इज आवर फर्स्ट स्टैंजा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यहाँ से सेकेंड पेज पर एक लाइन है हमारी, ये this one is also in first stanza. I am telling you the explanation. After reference to the context, write down the heading of explanation. In this stanza, the poet wants an ideal land where people will be fearless. They will have self-respect and dignity. There will not be any foundation and limit line for anybody to get knowledge, and the people will not be divided into pieces on the basis of caste, color and creed in the form of domestic walls. People of this land will be truthful. They will be so energetic that they will not be tired before completing their responsibilities and commitment. Okay, this was our explanation. ये explanation था. Once again I am telling you, in this stanza the poet wants an ideal land where people will be fearless. They will have self-respect and dignity. There will not be any foundation
and limit line for anybody to get knowledge. And the people will not be divided into pieces on the basis of caste, color and creed in the form of domestic walls. People of this land will be truthful. They will be so energetic that they will not be tired before completing their responsibilities or commitments. It will be explanation with reference to the context of first stanza of this poem. Now second stanza देखते हैं. Where the clear stream of reason, this is second stanza. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by the into ever widening thought and action into the heaven of freedom, my Father, let my country awake. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पर तर्क वितर्क की जो नदी की जलधारा है, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, कहीं ऐसा ना हो कि अपना रास्ता खो दे, भूल जाए. और कहाँ पर भूल जाए, इस चीज़ को पोएट ने नेक्स्ट लाइन में क्लियर किया है. देखते हैं नेक्स्ट लाइन. इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. ड्रेरी मीन्स ड्राई, डेजर्ट मरुस्थल, सैंड रेत, डेड हैबिट इज द सिंबल ऑफ यूजलेस रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस. जो मीनिंगलेस रिचुअल्स होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, व्यर्थ के रीति रिवाज, ये डेड हैबिट है. डेड हैबिट इज द सिंबल ऑफ यूजलेस रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस. सो इट मीन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट कहीं ऐसा ना हो हमारे तर्क वितर्क की शक्ति पुराने यूजलेस मीनिंगलेस परंपराओं की वजह से ठीक वैसे ही ना समाप्त हो जाए जैसे कि एक छोटी सी जलधारा मरुस्थल के रेत में लुप्त हो जाती है. यानी जो स्मॉल स्ट्रीम है वो कहाँ पर लुप्त हो जाती है, ड्रेरी डेजर्ट में. तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी लॉजिकल कैपेसिटी है, रीजनिंग कैपेसिटी है, वो डेड हैबिट की वजह से, पुराने रीति रिवाज और परंपराओं की वजह से गायब ना हो जाए. इट मीन्स लॉजिकल कैपेसिटी शुड बी अलाइव. जो रीजन है वो जिंदा रहना चाहिए. नेक्स्ट, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी. इन दिस लाइन द पोएट प्रेज टू गॉड. इस लाइन में पोएट ने गॉड से प्रे किया है. क्या कहा है कि वेयर द माइंड, हे ईश्वर हमारे देशवासियों का क्या करना है, सही मार्गदर्शन करना है. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पर सही मार्गदर्शन, जहाँ पर उनके माइंड को जो लीड करना है वो किसके द्वारा किया जाना है, आपके द्वारा. यानी आप उन्हें सही रास्ता दिखाएं, सही मार्गदर्शन करें, उनके मस्तिष्क को, उनके विचारों और कार्यों को आगे की ओर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से गाइड करें. ठीक है. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग विस्तृत, ब्रॉड थॉट एंड एक्शन, विचारों में और कार्यों में दोनों तरीके से उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है. और किसके गाइडेंस की ज़रूरत है, गॉड की. ठीक है. दी मीन्स गॉड, यू. Into the heaven of freedom, my Father, let my country awake. Into the heaven of freedom, freedom के स्वर्ग में मेरे पिता, my Father, Father is the creator of the universe. ये जो Father वर्ड है इसे पोएट ने इस यूनिवर्स के क्रिएटर, सृष्टा, गॉड के लिए यूज किया है. फॉर गॉड दिस वर्ड हैज़ कम. Into the heaven of फ्रीडम, माई फादर, लेट माई कंट्री अवेक. मेरे पिता आज़ादी के स्वर्ग में
मेरा देश डेवलप हो और प्रोग्रेस करे और बहुत आगे बढ़े। क्या है? लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत करो, प्रोत्साहित करो, इनकरेज करो और आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। तो ये प्रे पोएट की है और किससे है? टू दी गॉड, गॉड से है। So what will be the reference to the context with explanation? Reference to the context वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी फर्स्ट स्टैंजा का बताया था। See the explanation. In explanation you will write down like this. In this stanza the poet prays to God that the people of this country should develop continuously, कि इस देश के लोगों को क्या करना चाहिए? निरंतर डेवलप करना चाहिए, वहाँ पर ब्रेक ना हो। दे शुड बी लॉजिक इन टेकिंग डिसीजन, लॉजिकल हो क्या करने के लिए? डिसीजन लेने के लिए। दे शुड बी लॉजिकल इन टेकिंग means they should be logical in taking decision. His countrymen should be broad minded, और countrymen कैसे हो? broad minded हो। He requests and prays to God to show the right and truthful path. वो आगे क्या कहता है कि सही रास्ता दिखाओ, to show the right and truthful path to his countrymen. In this way his country will get progress in the heaven of freedom. His people will not lost into the dead customs and traditions due to they will be guided by God himself. और अब वो रास्ता नहीं भटकेंगे क्योंकि उनका रास्ता, उनका मार्गदर्शन खुद गॉड करेंगे। स्टूडेंट्स, वंस अगेन सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर से। इन दिस स्टैंजा द पोएट प्रेज टू गॉड दैट the people of his country should develop continuously. They should be logical in taking decisions. His countrymen should be broad-minded. He requests and prays to God to show the right and truthful path to his countrymen. In this way, his country will get progress in the heaven of freedom. His people will not lost into the dead customs and traditions due to they will be guided by God himself. क्योंकि उनको कौन गाइड करेगा? गॉड खुद गाइड करेंगे। इसलिए जो डेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, इन सब के चक्कर में जो कंट्रीमैन है वो अपना रास्ता नहीं भूलेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये पोएम कंप्लीट हुई।